अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 जो है वो उसको क्विकली रिवाइज करेंगे, विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इस चैप्टर में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेक्टिफिकेशन। तो इसलिए हम लोग जो है वो इस टॉपिक को जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे और बाकी टॉपिक्स को जो है वो सुपरफिशली लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है जी पी एन जंक्शन एंड उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो पी एन जंक्शन बेसिकली होता क्या है, तो देखो जब भी हम लोग किसी क्रिस्टल के ऊपर जो है वो इम्प्योरिटीज़ को जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज़ जो है वो डोनर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं और एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी किसी क्रिस्टल की एक साइड पर जो है वो डोनर इम्प्योरिटीज़ को ऐड करें और उसी क्रिस्टल की दूसरी साइड पे अगर हम लोग जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ को ऐड करें तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एक जंक्शन बनता है जिसको हम लोग पी एन जंक्शन कहते हैं। अब देखो हम लोगों ने बात की कि हमारे पास कुछ डोनर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास जो डोनर इम्प्योरिटीज़ डोनर आयन की वजह से होती हैं उनको हम लोग पॉजिटिव साइन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव साइन से हम लोग इनको इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो डोनेट करती हैं, सो दैट इज़ वाई। दूसरी हमारे पास इम्प्योरिटीज जो है वो एक्सेप्टर्स होती हैं। ठीक है, इनको हम लोग नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव साइन से इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं, सो दैट इज़ वाई। ठीक है, तो जब भी हमारे पास पी एन जंक्शन जो है वो बनता है तो हमारे पास सबसे पहले जो होल्स होते हैं ना वो एन साइड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो पी साइड की तरफ जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की माइग्रेशन को जो है वो डाइफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास पी साइड और एन साइड के दरमियान एक रीजन बनता है जिसको हम लोग जो है वो डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने बुक में पी एन जंक्शन की डायग्राम देखी होगी। हमारे पास इस तरह से कॉलम बने होते हैं। ठीक है, एक साइड पे जो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरी तरफ हमारे पास होल्स होते हैं और दरमियान में हमारे पास जो रीजन बनता है ना, ये वाला रीजन, इसे हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं। और इसकी थिकनेस हमारे पास जो है वो 10 मीटर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास ये जो बैरियर लेयर्स होती है ना, इनके गिर्द हमारे पास एक पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है जिसको हम लोग जो है वो बैरियर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और बैरियर पोटेंशियल हमारे पास जो है वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट्स होता है और जर्मेनियम के लिए हमारे पास 0.3 होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या होता है हमारे पास सिलिकॉन के लिए जो है वो 7 होता है। देखो एस से सिलिकॉन एंड एस से 7, आप लोग इस तरह याद कर लो। और हमारे पास जर्मेनियम के लिए जो है वो हमारे पास ये 0.3 वोल्ट होता है। और जब हम लोग इस जंक्शन के साथ जो है वो कोई एक्सटर्नल सोर्स जो है वो अटैच कर देना तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने जो है वो इसकी बाइसिंग की है। और अगर हम लोग एक्सटर्नल सोर्स को जो है वो कनेक्ट ना करें तो उसका मतलब होता है कि वो अनबाइस्ड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डायोड क्या होता है। डायोड कोई भी ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ हम लोगों ने जो है वो दो इलेक्ट्रोड्स जो है वो कनेक्ट किए हों। ठीक है, उसे हम लोग डायोड कहते हैं। पी एन जंक्शन हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, और दूसरे को हम लोग जो है वो रिवर्स बाइस्ड पी एन जंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास ये फॉरवर्ड बाइस्ड पी एन जंक्शन क्या होता है। देखो जब भी हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जो है वो अटैच करते हैं एन साइड के साथ और पॉजिटिव को जो है वो पी साइड के साथ अटैच करते हैं ना, तो उसे हम लोग जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जो है वो पी के साथ अटैच कर लें, ठीक है, और पॉजिटिव को जो है वो एन के साथ अटैच कर ले तो उसे हम लोग जो है वो रिवर्स बाइस्ड पी एन जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं। देखो ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो है वो बैरियर के लिए जो है वो एक स्पेसिफिक जो है वो बैरियर पोटेंशियल होता है। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हमारे पास सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए जो है वो 0.3 वोल्ट होता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में उसने ये बात की है कि जब भी हम लोग जो है वो बैटरी अटैच कर दें, ठीक है, सिस्टम के साथ, और उसकी वोल्टेज जो है वो अगर बैरियर पोटेंशियल के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, मतलब अगर हम लोगों ने सिलिकॉन यूज़ किया हुआ है और हमारे पास जो बैटरी की वोल्टेज है वो 0.7 से ज़्यादा हो जाए, या फिर अगर हम लोगों ने जर्मेनियम यूज़ किया हुआ है तो अगर हमारे पास बैटरी की वोल्टेज जो है वो 0.3 से ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास जो मेजोरिटी ऑफ जो चार्जेस होते हैं ना, या चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, वो जंक्शन को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा, कहता है कि अगर हमारे पास करंट जो है वो 10 एम्पेयर हो तो हमारे पास जो जंक्शन होगा ना वो कितनी रेजिस्टेंस शो करेगा, 262 ओहम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, कहता है कि जब भी हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग होती है ना तो हमारे पास जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है ना वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है और डायोड जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है। और ये कंडक्शन उस वक्त होती है जब हमारे पास जो है वो
पी साइड का पोटेंशियल जो है वो एन साइड से ज़्यादा हो तो हमारे पास तब ये जो है वो डायोड जो है वो कंडक्शन करता है, ठीक है। और जब हमारे पास एन साइड की टर्मिनल जो है वो पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा हो पी से तो हमारे पास जो है वो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, तो पी एन जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा। ये लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कहता है कि हमारे पास इंटरनल सर्किट में हमारे पास जो एन रीजन होता है ना वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और पी रीजन जो है वो होल्स की वजह से होता है, लेकिन इन केस ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट जो हमारे पास करंट होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स बाइस्ड। अब रिवर्स बाइस्ड में हम लोगों ने पहले ही बात की थी कि हमारे पास जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है ना वो पी साइड के साथ अटैच होता है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो एन साइड के साथ अटैच होता है, तो उसे हम लोग रिवर्स बाइस्डिंग कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास रिवर्स बाइस्डिंग में जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो इंक्रीज होता है। ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डिक्रीज होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, ठीक है। ऑब्वियस जब हमारे पास पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा तो हमारे पास ये इंक्रीज पोटेंशियल बैरियर जो है वो फ्लो ऑफ चार्जेस को जो है वो प्रिवेंट करेगा, उनको रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है, उनको फ्लो नहीं होने देगा अक्रॉस द जंक्शन। फिर यहाँ पे दो उसने और फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन किए हैं। कहता है कि हमारे पास रिवर्स बाइसिंग में जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है ना वो कितना होता है 1 माइक्रो एम्पेयर, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितनी होती है जंक्शन पे रिवर्स बाइसिंग में 10, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया था इन केस ऑफ द फॉरवर्ड बाइसिंग। कहते हैं कि हमारे पास जब रिवर्स बाइसिंग होती है ना तो हमारे पास डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो इंक्रीज होती है, जो कि ऊपर हम लोगों ने कहा था कि वो डिक्रीज होती है। और हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल बैरियर भी जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। और हमारे पास पोटेंशियल जो बैरियर होता है वो भी जो है वो डिक्रीज हो रहा होता है। लेकिन इन केस ऑफ रिवर्स बाइसिंग ये दोनों चीज़ें जो है वो इंक्रीज हो रही होती हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में, ये रिवर्स बाइसिंग के केस में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेक डाउन और द ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो देखो नेम से इंडिकेट कर रहा है, कहता है कि हम लोग जो है वो वोल्टेज को जो है वो इंक्रीज करते जाएं और हमारे पास एक ऐसा स्टेज आएगा, ठीक है, कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर का कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो जनरेट होंगे। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जनरेट होंगे तो हमारे पास जो रिवर्स करंट है ना वो भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग जो है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ब्रेक डाउन वोल्टेज में हमारे पास सेमीकंडक्टर्स की कौन सा बॉन्ड टूटता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है, ठीक है। जब वो बॉन्ड टूटता है तो हमारे पास चार्ज कैरियर्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है। चार्ज कैरियर्स का नंबर इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो करंट होता है, रिवर्स करंट होता है, वो इंक्रीज होता है, जिसे हम लोग जो है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। फिनोमेना को हम लोग ब्रेक डाउन कहते हैं और इस वोल्टेज को हम लोग जो है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी रेक्टिफिकेशन। इसमें हमारे पास एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट होता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने बुक से लिखी हैं, इसके अलावा हम लोग जो है वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बुक वाली चीज़ों को हम लोग पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब एसी जो है वो डीसी में कन्वर्ट होता है तो उसे हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन है वो उसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम लोग जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायोड यूज़ होता है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास सिर्फ हाफ वेव जो है वो रेक्टिफाइड होती है, ठीक है। अब हाफ वेव रेक्टिफायर के कुछ हमारे पास ड्रॉबैक्स भी हैं। एक ड्रॉबैक इसका ये है कि हमारे पास आउटपुट जो वेव होती है ना उसमें पल्सेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। और हमारे पास दूसरी चीज़ इसमें यह है कि हमारे पास जो आउटपुट डीसी सिग्नल्स होते हैं ना एवरेज वैल्यू के, वो भी जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास जो है वो ड्रॉबैक्स हैं किसके, हाफ वेव रेक्टिफायर के। नेक्स्ट हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें आप लोगों ने 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि इसमें हम लोग जो है वो 2 डायोड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 भी होते हैं, किसी किसी जगह पे 4 भी लिखे हुए हैं, लेकिन आई थिंक जो केपी की टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि 2 डायोड्स यूज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होती है ना वो यूनी डायरेक्शनल होता है, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। बस इसमें से आप लोगों ने बस यही 2 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम लोग LED भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर ये नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो LED में जो है वो 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड और दूसरा जो है वो गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जो है वो यूज़ होता है। ये दोनों चीज़ें जो है वो LED में जो है वो यूज़ होती हैं।
हमारे पास ये जो एलईडी होती है बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो लाइट में कन्वर्ट करती है। अब लाइट में कैसे कन्वर्ट करती है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में, तो हमारे पास जो फोटॉन है ना विजिबल लाइट का, वो जो है वो इमिट होता है और लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये एलईडी लाइट्स आप लोगों ने सुना होगा, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें आपको दो चीज़ें पता हो, एक तो ये कि हमारे पास एलईडी क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है वो लाइट में कन्वर्ट करती है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग एलईडी लाइट्स में जो है वो कौन कौन सी दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक हमारे पास गैलियम आर्सेनाइड और दूसरा गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो डायोड। ये भी हमारे पास जो है वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ द लाइट। ये जो फोटो डायोड होता है बेसिकली ये करंट को ऑन ऑफ करता है नैनो सेकेंड्स में। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है कि हमारे पास ये जो फोटो डायोड होता है ये फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइस है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइस कौन सी है, तो वो फोटो डायोड है। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल स्पेक्ट्रम। इसको हम लोग जो है वो लॉजिक सर्किट्स, जो आप लोगों ने लॉजिक गेट्स पढ़े थे 10th क्लास में, उनमें हम लोग यूज़ करते हैं। और हम लोग इसको जो है वो ऑटोमेटिक स्विचिंग में भी जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है वो इसके यूजेस हैं या इसकी एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल्स। इसमें आप लोगों ने पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 3 को खुद पढ़ने, पॉइंट नंबर 2 को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है कि हमारे पास करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। तो फोटोवोल्टिक सेल में हमारे पास जितनी ज़्यादा जो है वो इंटेंसिटी होगी लाइट की, उतना ज़्यादा जो है वो करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये बाकी पॉइंट नंबर 1 एंड 3 जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, तो आप लोग इनको खुद पढ़ लो। इसके बाद हमारे पास है जी ट्रांजिस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह रेक्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ना, उस तरह ये ट्रांजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ट्रांजिस्टर जो है वो नेम से इंडिकेट कर रहे हैं हमारे पास इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक हमारे पास जो है वो ट्रांसफ़र और दूसरा जो है वो रजिस्टर। मतलब ये ट्रांसफ़र भी करता है करंट को और उसको रजिस्ट भी करता है। मतलब ये करंट को टोटली कंट्रोल करने वाली डिवाइस है। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हम लोग इसको इस तरह करेंगे कि ट्रांजिस्टर इज़ अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट बाय मैनिपुलेटिंग द वोल्टेज अप्लाइड। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये करंट को जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसको ट्रांसफ़र भी करवाता है और उसको रेजिस्ट भी करता है अकॉर्डिंग टू द नीड। ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर कह रहा हूँ, ट्रांजिस्टर जो है ये दो तरीके से एक्ट करता है। एक हमारे पास ये एज एन एम्पलीफायर एक्ट करता है और दूसरा हमारे पास ये एक्ट करता है एज एन स्विच। एम्पलीफायर के तौर पे ये किस तरह से एक्ट करता है, ये इंक्रीज करता है वीक सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को। ठीक है, और स्विच के तौर पे ये इस तरह से एक्ट करता है कि ये टर्न ऑन भी करता है और ऑफ भी करता है टू कंट्रोल द करंट। ठीक है, मतलब करंट चाहिए तो ये उसको ट्रांसफ़र करवाता है, अगर करंट नहीं चाहिए तो उसको रेजिस्ट भी करता है। ठीक है, तो ये एज अ स्विच भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक को हम लोग जो है वो NPN ट्रांसफार्मर कहते हैं, दूसरे को हम लोग जो है वो PNP ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास NPN ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो जो N टाइप मटेरियल होते हैं ना, वो सेंटर में प्लेस होते हैं। ठीक है, दो N टाइप मटेरियल्स के। ठीक है, एक P टाइप मटेरियल जो है वो जब दो N टाइप मटेरियल्स के बिटवीन सैंडविच हुआ होता है तो उसे हम लोग जो है वो NPN कहते हैं। और PNP क्या होता है, उसमें हमारे पास एक N जो है वो N टाइप मटेरियल जो है वो दो P के दरमियान जो है वो प्लेस्ड होता है, तो उसे हम लोग जो है वो PNP कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन है, ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। अब हमारे पास जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ये हैं कि पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग इमिटर कहते हैं, दूसरे को हम लोग कलेक्टर कहते हैं और तीसरे को हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, तो इसके हर एक पार्ट में दो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास इमिटर है। इमिटर जो है वो हाईली डोप्ड होता है और ये हमेशा जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे उसने एक और चीज़ लिखी, कहता है कि हमारे पास जो PNP ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो P टाइप होता है, ठीक है, कहता है कि वो बेस को जो है वो होल्स प्रोवाइड करता है या सप्लाई करता है। लेकिन इन केस ऑफ NPN ट्रांजिस्टर हमारे पास ये जो NPN ट्रांजिस्टर में जो N टाइप हमारे पास होता है, ठीक है, मटेरियल होता है, ये क्या करता है कि ये सप्लाई करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द बेस। ठीक है, बस इसमें यही 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो हमारे पास ये हाईली डोप्ड होता है, दूसरा हमारे पास ये जो इमिटर है ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस्ड होता है और तीसरा ये पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टर। अब कलेक्टर जो है
ये चार्जेस को कलेक्ट करता है। ठीक है, हमारे पास ये मॉडरेटली ड्रॉप्ड होता है। ठीक है, हमारे पास ये हमेशा रिवर्स बाइस्ड होता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास ट्रांजिस्टर का जो पार्ट है उसे हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, बेस जो है बेसिकली ये प्रेजेंट होती है बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर। एमिटर एंड कलेक्टर के दरमियान एक रीजन होता है, उसे हम लोग बेस कहते हैं। बेस जो है वो वेरी लाइटली ड्रॉप्ड होती है और हमारे पास ये हमेशा जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 2-3 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो करंट होता है ना एमिटर पे, करंट इन द एमिटर जो है इट इज़ इक्वल टू द करंट इन द कलेक्टर रीजन प्लस करंट इन द बेस। ठीक है, जो करंट एमिट होता है वो इक्वल होता है करंट ऑफ कलेक्टर रीजन एंड करंट ऑफ बेस रीजन। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि हमारे पास जो कलेक्टर रीजन पे करंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू करंट ऑन द बेस। ठीक है, और अगर आप लोगों से क्वेश्चन करें कि आप लोग जो है वो ट्रांजिस्टर गेन ऑफ करंट फाइंड करो, तो फिर आप लोग उसमें क्या करोगे कि कलेक्टर रीजन पर हमारे पास जो करंट है उसको आप लोगों ने डिवाइड कर देना है बेस रीजन के करंट पे, तो आप लोगों के पास जो है वो क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर गेन ऑफ द करंट, जिसे हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग फिर इस रिलेशन को यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोग देख लेते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के हवाले से कि हमारे पास ये जो एमिटर बेस जंक्शन होता है ना, ठीक है, वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है और हमारे पास जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो हमेशा जो है वो रिवर्स बाइस होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि हमारे पास ये जो एमिटर बेस जंक्शन होता है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द कलेक्टर बेस जंक्शन। देखो ऊपर हम लोगों ने क्या कहा कि हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन में रेजिस्टेंस जो है वो वेरी स्मॉल होती है, बहुत कम होती है। अब ऑब्वियसली अगर रेजिस्टेंस स्मॉल है तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास ये जो एमिटर रीजन होता है ना इसमें करंट जो है वो करंट नहीं वोल्टेज जो है वो भी स्मॉल होगी और हमारे पास जो कलेक्टर डायोड होगा उस पर वोल्टेज जो है वो हाइयर होगी। ठीक है, देखो हमारे पास क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू IR ना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस का जो है वो वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और रेजिस्टेंस का जो है वो करंट के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आप लोग ये सिंपली आप लोग अगर ये 2 चीज़ें भी ध्यान में रखो तो आप लोग इजीली जो है वो फर्दर जो है वो चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जस्ट आप लोग ये याद रखो कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होती है एमिटर बेस जंक्शन पे वो स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर बेस जंक्शन। दैट इज़ इट। नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं जी एज एन एम्पलीफायर एंड वोल्टेज स्विच, जो कि हम लोगों ने ऊपर भी बात की थी। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम लोग इसको कैसे जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर को हम लोग जो है वो एज एन वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों से समटाइम्स ये MCQ भी आता होता है और ये स्पेशली MDCAT में भी कई मरतबा आ चुका है ये MCQ और KMUCAT में भी आ चुका है। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि वी कैन यूज़ ट्रांजिस्टर एज, ऑप्शन ए में जो है वो कह सकता है कि वोल्टेज एम्पलीफायर, ऑप्शन बी में एज एन करंट एम्पलीफायर, ऑप्शन सी में बोथ, ऑप्शन डी में नन। तो हम लोग ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं एज एन वोल्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है। और आप लोग चाहे वोल्टेज गेन किस तरह से फाइंड कर सकते हो एम्पलीफायर की, आप लोग क्या करोगे कि वोल्टेज ऑफ आउटपुट को जो है वो डिवाइड करोगे वोल्टेज ऑफ इनपुट पे। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर। तो ये रिलेशन है, लेकिन मोस्टली यहाँ से ये वाला आता है कि हम लोग ट्रांजिस्टर को जो है वो एज एन वोल्टेज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि हम लोग ट्रांजिस्टर को जो है वो एज एन वोल्टेज स्विच के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल इसमें एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग खुद पढ़ लोगे। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिस्टर में जो है वो 2 तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। एक को हम लोग जो है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और दूसरे को हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो बेस जो है वो कॉमन होती है, नेम से इंडिकेट करे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, और जब भी हमारे पास जो है वो कलेक्टर बेस एंड बेस एमिटर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होंगे, ठीक है, तो उसे हम लोग जो है वो कट ऑफ रीजन बोलेंगे। ठीक है, और इस केस में हमारे पास जो आउटपुट करंट होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि हमारे पास इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट करंट इज, तो इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट करंट जो है वो 0 होता है। या फिर आप लोगों से इस तरह भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हेन बोथ द कलेक्टर बेस एंड द बेस एमिटर जंक्शंस आर रिवर्स बाइस्ड, तो करंट आउटपुट कितना होगा, तो करंट आउटपुट जो है वो 0 होगा। या वो आप लोगों से इस तरह भी क्वेश्चन कर सकता है कि इन केस ऑफ कट ऑफ रीजन हमारे पास जो आउटपुट करंट होगा वो कितना होगा, तो वो 0 होगा। तो मतलब ये 3 डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट
तरीके से जो है आप लोगों से ये पूछ सकता है। तो आप लोगों ने यही ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द आउटपुट करंट जो है वो 0 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है, कहता है कि हमारे पास जब दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड हों, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने रिवर्स बाइसिंग की बात की, कहते हैं कि अगर ये दोनों जो है वो फॉरवर्ड बाइस है तो उसे हम लोग सैचुरेशन रीजन कहते हैं, और इस केस में हमारे पास जो आउटपुट करंट होता है वो 0 नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए हमारे पास एक फैक्टर है जिसे हम लोग अल्फ़ा फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा फैक्टर क्या होता है? बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट इन द कलेक्टर रीजन डिवाइडेड बाय करंट इन द एमिटर रीजन, तो उसे हम लोग जो है वो अल्फ़ा फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अल्फ़ा फैक्टर को हम लोग जो है वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है वो अल्फ़ा फैक्टर फाइंड करना हो किसी स्टैटिक सर्किट के लिए तो आप लोग ये रिलेशन यूज़ करोगे। अगर डायनामिक के लिए यूज़ करना है तो आप लोग जस्ट साथ में डेल्टा पुट कर लो, डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई ई। जस्ट आप लोगों ने डेल्टा क्या होता है, डिफरेंस होता है, आप लोगों ने डिफरेंस लेना है। डायनामिक की बात हो रही है ना। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो नेम से इंडिकेट हो रहा है, इसमें हमारे पास जो एमिटर होगा ना वो कॉमन होगा, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में। और इन केस ऑफ द कॉमन एमिटर जंक्शन हमारे पास जो बेस एमिटर जंक्शन होगा वो हमेशा जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और हमारे पास जो बेस कलेक्टर जंक्शन होगा वो हमेशा जो है वो रिवर्स बाइस होगा, ठीक है। अब इसके लिए हमारे पास जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होती है इसके लिए हम लोग बीटा फैक्टर यूज़ करते हैं। बीटा फैक्टर में क्या होता है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट इन द कलेक्टर रीजन डिवाइडेड बाय करंट इन द बेस, ठीक है। हमारे पास ये बीटा फैक्टर है। बीटा फैक्टर को हम लोग करंट गेन कहते हैं, ये करंट गेन फैक्टर कहते हैं या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और जनरली हमारे पास जो बीटा फैक्टर होता है ये इट रेंजेस फ्रॉम 50 to 400, ठीक है। अल्फा फैक्टर में क्या था? अल्फा फैक्टर इज इक्वल टू आई सी बाई आई बी, और बीटा फैक्टर क्या था? इट इज इक्वल टू आई सी बाय, अच्छा सॉरी ये आई बी नहीं है, ये आई ई है, ठीक है, अल्फ़ा में, और बीटा में बी है। देखो बीटा नेम से इंडिकेट कर रहा है, बीटा आप लोग डिनोमिनेटर में बीटा लिख लो, बी लिख लो, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हो। लेकिन जब आप लोगों को वो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू देगा तो आप लोगों से ये नहीं बोलेगा कि आप अल्फा फैक्टर फाइंड करो, बीटा फैक्टर फाइंड करो। आप लोगों से क्वेश्चन करेगा कि आप लोग एम्पलीफिकेशन फैक्टर फाइंड करो, या आप लोग जो है वो करंट गेन फैक्टर फाइंड करो, या करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर फाइंड करो। फिर आप लोग उस लिहाज से ये रिलेशन जो है वो यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए, तो उनको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हमारे पास रेक्टिफिकेशन। इसमें जो है वो एसी करंट को हम लोग जो है वो डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इस डिवाइस को हम लोग रेक्टिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं, और इसके लिए जो डिवाइस होती है इसे हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मली जो डायोड होता है उसको हम लोग जो है वो एज एन रेक्टिफायर यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो जब भी हमारे पास डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा ना तो हमारे पास करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर डायोड जो है वो रिवर्स बाइस है तो करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। रेक्टिफिकेशन हमारा रेक्टिफायर जो है दो तरह का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे पास ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसके दो एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये कि हम लोग जो है वो इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ नी वोल्टेज, और हमारे पास ये प्रिवेंट करता है शॉक हैजर्ड्स को, ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से जो है वो देख सकते हो वो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास सिर्फ हाफ ऑफ द वेव जो है वो रेक्टिफाइड होती है, ठीक है, बाकी नहीं होती। फुल वेव में जो है वो दोनों हाफ ऑफ द वेव जो है वो रेक्टिफाइड होती हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि पीक इनवर्स वोल्टेज, जब मैंने KMUCAT टेस्ट दिया था ना तो वहाँ पे एक MCQ आया हुआ था कि PIV स्टैंड्स फॉर, तो PIV स्टैंड्स फॉर पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। अब ये पीक इनवर्स वोल्टेज होती क्या है? बेसिकली इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज दैट रेक्टिफाइंग द डायोड्स हैज़ टू विथस्टैंड व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास जो डायोड्स को रेक्टिफाई करवाने के लिए हमें जो वोल्टेज चाहिए होती है, मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होती है, उसे हम लोग पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने PIV की एब्रीवेशन को भी याद करना है और इसकी डेफिनेशन को भी याद करना है। और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास क्या होता है कि करंट जो है वो सिर्फ हाफ ऑफ द वेव में जो है वो फ्लो करता है, इसीलिए जो है वो सिर्फ हाफ ऑफ द वेव जो है वो रेक्टिफाई होती है। और PIV जो है हमारे पास ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है, ठीक है। और मिनिमम डायोड हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कितने रिक्वायर्ड होते हैं? सिर्फ एक, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, MCQ पॉइंट है। देखो जब हमारे पास साइकिल जो है वो पॉजिटिव हो, ठीक है,
तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, और अगर हमारे पास साइकिल जो है वो नेगेटिव हो तो डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड होता है, ठीक है। और पॉजिटिव साइकिल में हमारे पास आउटपुट सिग्नल्स जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है वो आउटपुट सिग्नल्स जो है वो ऑब्टेन्ड नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमारे पास ये जो आउटपुट वोल्टेज होती है ना, ये लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो ऑब्टेन्ड होती है, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं होती, ये पल्सेटिंग होती है, क्योंकि हमारे पास ये एसी और डीसी दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये कांस्टेंट नहीं होती, ये पल्सेटिंग वोल्टेज होती है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज जो है वो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वो पल्सेटिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, कहता है कि रेशियो ऑफ द इफेक्टिव अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट वोल्टेज और द करंट टू द डीसी कंपोनेंट, तो उसे हम लोग जो है वो रिपल फैक्टर कहते हैं। और रिपल फैक्टर जो है वो कितना है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में 1.21। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। रिपल फैक्टर का आप लोगों से रिलेशन पूछ सकता है। तो रिपल फैक्टर हमारे पास ये जो आर होता है बेसिकली इट इज़ इक्वल टू एसी करंट बाय डीसी करंट, ठीक है। तो हमारे पास ये राउंड बोर्ड कितना बनता है 1.21। कांस्टेंट वैल्यू आप लोगों ने से याद कर लेना है। और हमारे पास ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसकी एफिशिएंसी जो है वो 20% होती है या 40% होती है, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ आर पे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप लोग बताओ कि आरएमएस का करंट उसका रेशो और डीसी करंट का रेशो वो कितना होता है 1.57। ये दो वैल्यूज़ हैं, ये आप लोगों ने दोनों याद करनी है। एफिशिएंसी आपको पता हो, आपको ये पता हो कि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक डायोड यूज़ करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग 4 भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग 2 यूज़ करते हैं। एमसीक्यू है तो आप लोगों ने 2 वाले को जो है वो टिक करना होगा, ठीक है। समटाइम्स एमसीक्यू हो जाता है और उसमें 2 भी होता है और 4 भी होता है, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो आप लोगों ने 2 को जो है वो टिक करना है अगर उसने फुल वेव रेक्टिफायर का पूछा कि हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स यूज़ करते हैं। तो और हमारे पास ये जो रिपल फैक्टर होता है ना हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो एसी करंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास जो इनपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो आउटपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होती है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है जी रेक्टिफिकेशन की या रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। यहाँ पे इसने लिखा है कि वन टाइप ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर कॉल्ड सेंटर टेप डिजाइन यूज अ ट्रांसफार्मर विद अ सेंटर टेप सेकेंडरी वाइंडिंग एंड 2 डायोड्स इन द अल्टरनेट स्विचिंग मोड। आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सेंटर टेप डिज़ाइन जो रेक्टिफायर होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर की एग्जांपल है या फुल वेव रेक्टिफायर है। तो हमारे पास ये जो सेंटर टेप डिज़ाइन रेक्टिफायर होता है ना ये फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है। और इसमें जो है वो कितने डायोड्स यूज़ होते हैं 2 डायोड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि हमारे पास ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हमारे पास करंट जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। फिर यहाँ पे जो है वो उसने बताया कि हमारे पास ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है ना इसका एक डिसएडवांटेज है, इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर चाहिए होता है, ठीक है। हमारे पास ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है ना इसमें जो है वो कहता है कि इट रेक्टिफाइज बोथ हाफ ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल्स, ठीक है। ये दोनों हाफ ऑफ द एसी इनपुट सिग्नल्स को जो है वो रेक्टिफाई करता है। ऊपर हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास सिर्फ हाफ ऑफ द वेव जो है वो रेक्टिफाइड होती है, लेकिन यहाँ पे दोनों हाफ जो है वो रेक्टिफाइड होते हैं, ठीक है। और हमारे पास एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ एक डायोड जो है वो वर्क कर सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड्स वर्किंग एट अ टाइम। तो स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज होते हैं, वो तो सिंपल फुल वेव रेक्टिफिकेशन को देख के डायरेक्टली जो है वो 2 को टिक कर देते हैं या 4 को टिक कर देते हैं, लेकिन हमारे पास एट अ टाइम सिर्फ एक डायोड वर्क करता है, ठीक है, दूसरा रेस्टिंग पे होता है। तो अगर आप लोगों से वर्किंग का पूछे कि हमारे पास वर्किंग जो है वो कितने डायोड्स कर रहे होते हैं एट अ टाइम, तो वो सिर्फ एक डायोड जो है वो एट अ टाइम जो है वर्क कर रहा होता है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने जो है वो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल देखा था। अब हम लोग जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल भी देखेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल भी देखेंगे। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन का, उसमें जो हमारे पास एक डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है, ठीक है, जिसको उन्होंने D1 का नाम दिया है, और दूसरा डायोड जो है वो रिवर्स बाइस्ड होता है, ठीक है। और हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल्स होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फॉरवर्ड बाइस वाला जो डायोड होता है ना उसमें ऑब्जर्व होते हैं या उसमें ऑब्टेन्ड होते हैं। दूसरा हमारे पास है जी नेगेटिव साइकिल। अब नेगेटिव साइकिल में हमारे पास जो पहला डायोड होता है ना D1 वो रिवर्स बाइस्ड होता है, और जो दूसरा डायोड होता है वो जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, और उसमें हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल्स होते हैं ना वो D2 पे जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यही MCQs में आते हैं,
ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल द आउटपुट सिग्नल्स ऑब्टेन्ड ड्यू टू D1 या D2। तो हमारे पास इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है उसमें आउटपुट सिग्नल जो है वो D1 पे जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं, लेकिन नेगेटिव साइकिल में हमारे पास वो D2 पे ऑब्टेन्ड होते हैं। ये 3-4 इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है जो कि आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में रखने हैं। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास एक फ्लक्चुएटिंग DC होता है जिसको हम लोग जो है वो फिल्टर कहते हैं, और उसका जो DC होता है वो कांस्टेंट होता है। रिपल फैक्टर जो है वो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन वो 0.48 होता है, जिसे हम लोग 48% भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। रिपल फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कहते हैं कि रिपल फ्रिक्वेंसी होता है फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो 2f होती है। ठीक है, इनपुट AC को आप लोग जस्ट सिंपल 2 पे मल्टीप्लाई कर लो तो आप लोगों के पास आउटपुट फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, या सॉरी आउटपुट रिपल फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो ये भी आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। देखो, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम लोगों ने वहाँ पे बात की थी कि हमारे पास PIV वैल्यू जो है वो सिर्फ V की इक्वल होती है या V मैक्सिमम की इक्वल होती है। यहाँ पे इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन द पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 2V। अगर आप लोगों से क्वेश्चन करें ना कि आप लोग जो है वो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर उसने आपको वोल्टेज दी हुई है फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट, आप लोगों से बोले कि आप लोग पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड करो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो आप लोग क्या करोगे, इस 10 को मल्टीप्लाई कर लोगे 2 के साथ, तो आप लोगों के पास ये 20 वोल्ट आ जाएगा। बट इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अगर आप लोगों से वो क्वेश्चन करे कि आप लोग पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड करो, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे कि जो वोल्टेज गिवन है वही उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज होगी। अगर 10 गिवन है तो आप लोग बोलोगे कि 10 वोल्ट जो है वो उसकी पीक इनवर्स वोल्टेज है। बट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन आप लोगों ने जो वोल्टेज गिवन होगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना होगा, दैट इज़ इट। और हमारे पास ये जो एफिशिएंसी है फुल वेव रेक्टिफिकेशन की वो कितनी है जी, वो 81.2% है। ठीक है, वहाँ पे कितनी थी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो है वो 20 या 40 थी। ठीक है, एफिशिएंसी फुल वेव कितनी है, 81.2। अब यहाँ पे उसने एक और चीज़ लिखी, कहता है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें जो है वो वर्किंग डायोड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि हाफ एंड फुल वेव में कितने वर्किंग डायोड होते हैं, 1 लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि आप लोग बताओ कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये ब्रिज रेक्टिफायर की बात हो रही है, तो इसमें हमारे पास वर्किंग डायोड्स कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, अगर वो आप लोगों से सिंपल फुल वेव रेक्टिफायर का पूछे, उसमें ब्रिज का ना पूछे, तो उसमें हमारे पास सेंटर टेप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होता है और यही उसका डिसएडवांटेज है। बट इन केस ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर उसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, हमारे पास ये जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है ना, इसमें 4 डायोड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट्स को जहन में रखना है कि अगर आप लोगों से वो सिंपल अगर पूछे कि आप लोग बताओ कि फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड्स यूज़ होते हैं, आप लोग बोलोगे कि 2 होते हैं। हाफ वेव में कितने यूज़ होते हैं, सिर्फ 1 यूज़ होता है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन करें कि आप लोग बताओ कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने यूज़ होते हैं, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछे कि हमारे पास वर्किंग डायोड्स कितने होते हैं हाफ वेव एंड फुल वेव में, तो वो 1 होते हैं। बट इन केस ऑफ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर वर्किंग डायोड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये हम लोग आगे जाकर डिस्कस करते हैं, ये 2 पॉइंट्स आगे मेंशन है तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से 2 जो है वो वर्किंग डायोड्स होते हैं। अब हम लोग जो है वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल पे जो है वो बात करेंगे। अब अगर हमारे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उसमें हमारे पास जो D1 एंड D3 होंगे ना वो फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे और D2 एंड D4 जो है वो रिवर्स बाइस्ड होंगे। ठीक है, ऑड वाले जो है इन केस ऑफ पॉजिटिव साइकिल वो क्या होंगे, वो फॉरवर्ड बाइस होंगे। और हमारे पास जो इवन वाले होंगे ना इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, जो इवन वाले होंगे ना मतलब D2 एंड D4 वो रिवर्स बाइस्ड होंगे। लेकिन इन केस ऑफ अ नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो इवन वाले होंगे मतलब D2 एंड D4 जो इवन वाले होंगे वो फॉरवर्ड बाइस्ड होंगे और जो ऑड वाले होंगे मतलब D1 एंड D3 ऑड वाले जो होंगे वो रिवर्स बाइस्ड होंगे। तो ये चार पॉइंट्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी बता दिए, तो ये भी आप लोगों ने अपने जहन में लाजमी रखने हैं। अब यहाँ पे उसने टेबल में जो है वो हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर को जो है वो समराइज़ किया है, तो उसको हम लोग दोबारा देख लेते हैं। हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है मिनिमम डायोड्स कितने यूज़ होते हैं, 1। फुल वेव में कितने होते हैं, 2।
और तीसरा पॉइंट आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लो कि हमारे पास जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें कितने डायोड्स यूज़ होते हैं, 4। अब हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है वो हाफ वेव जो है वो रेक्टिफाइड होती है, ठीक है, और फुल में जो है वो दोनों हाफ्स ऑफ द वेव्स जो है वो रेक्टिफाइड होती हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में हमारे पास जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के इक्वल होगी, लेकिन इन केस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो है वो इनपुट फ्रिक्वेंसी के 2 टाइम्स होगी, मतलब 2 मल्टीप्लाई इनपुट फ्रिक्वेंसी इक्वल होगी आउटपुट फ्रिक्वेंसी के इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब रिपल फैक्टर क्या है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, 1.21, जिसे हम लोग 121% भी लिख सकते हैं, बट इन केस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर क्या है, 0.48, जिसको हम लोग 48% भी लिख सकते हैं, ठीक है। और रिपल फैक्टर हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। और हमारे पास ये जो एफिशिएंसी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर की वो 20% होती है, 40% होती है, बट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी कितनी होती है, 81.2%। अब हमारे पास ये जो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वो किस इक्वल होती है, वोल्ट वी के इक्वल होती है, जो कि आपके पास गिवन होता है, ठीक है। बट इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर द पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 2V। ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स भी दी थी कि अगर आप लोगों को कहा जाए कि आप लोग जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड करो, तो आप लोगों को जो गिवन वोल्टेज होगी आप लोगों ने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना होगा, ठीक है। अगर हाफ वेव का पूछता है तो जस्ट सिंपल वो V के इक्वल होगी जो आप लोगों के पास गिवन वोल्टेज होगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी जो है वो न्यू चीज़ें सीखी।